हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज हम आपको कराएंगे साइंस। क्लास 7 रहेगी और अध्याय इसमें है 5, अम्ल, अक्षार और लवण। तो इस अध्याय को हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, अक्षार और लवण। तो अम्ल, अक्षार, लवण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास सारणी दी गई है, इसमें पदार्थ दिया गया है और उसका स्वाद बताना है हमने, खट्टा या कड़वा कैसा है। ठीक है। तो नींबू का रस होता है, जैसे ये कैसा होता है, यहाँ पे आपने भरना है खट्टा। संतरा कैसा होता है, खट्टा। सिरका, ये भी खट्टा होता है। दही भी खट्टी, इमली खट्टी, शक्कर, नमक। नमक कैसा होता है, कड़वा होता है। शक्कर मीठा होता है। आंवला खट्टा होता है। तो इस तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा इस तरह से आपने ये कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों का स्वाद तो इसमें खट्टा है, कुछ कड़वा है, कुछ मीठा है और कुछ नमकीन है। तो अब हम स्वाद के से ही इसी से बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो अम्ल और अक्षार क्या होते हैं, देखो। जैसे आपने अभी देखा, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद जो है खट्टा है। तो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों है? क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। अम्ल हिंदी में बोलते हैं, एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तो उसमें अम्ल होता है। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द जो है लैटिन शब्द एसियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो इन पदार्थों में पाए जाने अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है। यानी जो पदार्थों को हम खा सकते हैं और जो हमें खट्टे लगते हैं, तो उन सब में अम्ल होता है। तो अम्ल किसे कहते हैं, अगर प्रश्न आता है, तो ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है। और उनकी रासायनिक प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, यदि हम जो खाने का सोडा होता है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं घर में, या बेकिंग सोडा उसको कहते हैं, अगर हम इसका स्वाद देखें तो इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा स्वाद होता है मीठे सोडे का? कड़वा होता है। और यदि इसके विलयन को उंगलियों के बीच में रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है हमें। आपने करके देखना है, मीठा सोडा लेना है, उसको पानी में घोल के और उंगलियों के बीच में देखना रगड़, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन, आपके हाथों को साबुन लग गई हो। तो ये चिकने होते हैं। ठीक है। तो क्षारक की परिभाषा आ जाएगी, क्षारक की, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने हों, उन्हें क्षारक कहते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। तो अगर आपके पास प्रश्न आए क्षारक किसे कहते हैं, तो आपने यहाँ से उत्तर देना है। और अगर आपके पास प्रश्न आए क्षारकीय प्रकृति क्या होती है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों और जो छूने पर चिकने लगें, उन्हें क्षारकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मीठा सोडा। फिर उसके बाद है, अब हमारे पास काफ़ी ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम चख नहीं सकते, यानी जिनको जीभ पे नहीं लगा के देख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, अम्ल होते हैं, जो जिनको हम देसी भाषा में तेजाब भी कहते हैं। अब तेजाब को जीभ पे थोड़ी लगा के देख सकते हैं। तो इनका पता हम कैसे लगाएं कि वो अम्ल है या क्षारीय है? तो इनका प्रयोग जो है, इनका पता लगाने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक, सूचक वे पदार्थ होते हैं। अब आपके पास प्रश्न आता है, सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो अम्लीय या क्षारीय
पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाए तो उनका रंग बदल जाता है। तो सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्ल और अक्षार के साथ मिलके कोई अलग रंग दें उसे हम सूचक कहते हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक हैं वो है जैसे हल्दी। हल्दी के द्वारा भी हम अम्ल और अक्षार का पता लगा सकते हैं। लिटमस होता है, लिटमस पौधे का नाम है, उसके रस से हमें पता लग जाता है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल का फूल होता है, उसकी पंखुड़ियों से भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, तो सूचक किसे कहते हैं? जिससे अम्ल और अक्षार का पता लगा सके। और प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। ठीक है बच्चों, अब आपके पास, क्या आप जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये कॉपी में नोट करना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, तो जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये अम्ल का नाम है। और ये किस में ये अम्ल पाया जाता है? जैसे सिरका होता है जिसके अचार में डालते हैं इसको, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काट जाती है ना तो हमें बहुत जलन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी त्वचा में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। नींबू या सिट्रिक खट्टे फल जो होते हैं, नींबू, संतरा वगैरह, तो इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी आपने याद करने हैं और कॉपी में नोट करने हैं। और आंवला है, उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी होता है, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली है, अंगूर है, कच्चा आम है, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये तो अम्ल थे। अब कुछ अक्षारक भी हैं जो इनमें पाए जाते हैं। तो ये अक्षारक है, अक्षारक का नाम है जैसे, और ये किस में पाया जाता है? तो ये है, देखिए, जो चूने का पानी होता है, यानी जब चूने में हम पानी डाल के सफ़ेदी के लिए तैयार करते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्षारक होता है। खिड़की के कांच को साफ करने के जो सरफ वगैरह होता है या स्प्रे वगैरह की बोतलों में आता है जो डिटर्जेंट टाइप, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी क्षारक है। साबुन जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, जो कपड़े धोने के या नहाने का साबुन होता है उनमें ये होता है। दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है जो, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये जो जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो ये दूधिया मैग्नीशियम की गोलियां उसको दी जाती हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब जो हमारे आसपास प्राकृतिक सूचक हैं, यानी जिनसे हम अम्ल और अक्षार का पता लगा सकते हैं, वो सबसे पहले आता है लिटमस। यह एक प्राकृतिक रंजक है, प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस जो है इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन के पौधे होते हैं उनसे रस निकाला जाता है, उससे लिटमस तैयार हो जाता है। ये प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस है। ठीक है, तो इसमें तो जो लिटमस होता है जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है, जब लिटमस को हम अम्ल में साथ मिलाते हैं तो वो लाल हो जाता है, और जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। ठीक है बच्चों, तो यह विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों में उपलब्ध होता है। यह सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र में उपलब्ध होता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर बोलते हैं या नीला लिटमस पेपर बोलते हैं। इससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो देखो, ये लाइकेन के पौधे होते हैं,
इन्हीं के से रस निकाला जाता है, जिससे हम लिटमस पत्र बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं और जिससे अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। और ये हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, इसे ये लाल रंग का है, इसे लाल लिटमस पेपर कहेंगे, और ये नीले रंग का है, इसे नीला लिटमस पेपर कहेंगे। तो इनसे हम क्या करते हैं, इन्हीं को अम्ल क्षार में डुबो देते हैं। तो अगर ये जो लाल रंग का है ये नीला हो जाता है तो वो क्षार है, और ये नीले वाला है जो अगर ये डुबा के लाल हो जाता है तो वो अम्ल है। तो इस तरह से हम इनसे पता लगा सकते हैं अम्ल क्षार के बारे में। जैसे आपके पास यहाँ पे ये चित्र है, इसमें हमने नीला लिटमस पेपर लिया और इसके ऊपर हमने नींबू का रस डाला। तो जहाँ भी नींबू का रस डाला ये लाल हो गया, इसका मतलब जो नींबू का रस है उसमें अम्ल होता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये लिटमस पेपर है, इसके ऊपर नींबू का रस डाला तो ये लाल हो गया। तो लिटमस पेपर से जो बच्चे हैं परीक्षण कर रहे हैं, और यदि यही परीक्षण हम जैसे पानी लें, नलके का पानी लें, अपमार्जक या डिटर्जेंट लें, ठीक है, साबुन लें, शैम्पू लें, नमक का विलयन लें, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडा, चूने का पानी, अगर इन सब को नीले लिटमस पेपर पे और लाल लिटमस पेपर पे बारी बारी से गिरा के देखें और उनका रंग देखें, तो जिसमें तो लाल रंग आ जाता है वो उसमें अम्ल है, और जिसमें नीला रंग आ जाता है वो क्षार है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ऐसे विलयन भी हैं जो नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते, यानी लाल और नीला लिटमस पेपर है, अगर उसके ऊपर डालते हैं तो कोई रंग में परिवर्तन ही नहीं होता, लाल है तो लाल ही रहता है, नीला है तो नीला ही रहता है। तो ऐसे पदार्थों को उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब वो ना तो अम्लीय है ना ही अक्षारीय है। जैसे पानी होता है जो पीते हैं तो वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो ऐसे विलयन को उदासीन कहते हैं जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। फिर जो हल्दी होता है, हल्दी सभी के घरों में होता है, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके द्वारा भी हम अम्ल और क्षार के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हल्दी से परीक्षण हम करेंगे। जैसे नींबू के रस में हल्दी डाल के देखेंगे क्या उसके रंग में परिवर्तन आता है, संतरे के रस में, सिरके में, दूधिया मैग्नीशियम में, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर, नमक, इन सब के साथ हम हल्दी देखेंगे डाल के क्या उसके रंग में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कड़वी चीज़ें हैं जिनमें अक्षार हैं, तो उनके साथ जो हल्दी का रंग है वो भूरा हो जाता है। कैसा रंग देता है वो, भूरा रंग। तो इससे हमें पता लग जाता है कि उसमें क्षारक है, और जो अम्लीय पदार्थ हैं उनके साथ कोई भी रंग वो नहीं देगी, वो उनका रंग पीले का पीला ही रहेगा। जैसे आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो। इसमें क्या लेना है, आपने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो वाइट कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपने हल्दी पानी में घोल के उसके ऊपर पेस्ट करना है हल्दी का, जो पीला रंग हो रहा है ना ये, तो ये हल्दी का पेस्ट है। ठीक है। तो हल्दी का पेस्ट जब इस पे हो जाएगा उसको सुखा लेना है आपने। फिर उसके बाद आपने एक कटोरी में चूने का पानी लेना है। एक कटोरी में थोड़ा सा चूना डाल के उसमें पानी डालना है और उसको घोलना है, और रुई के एक ये लेके जिससे कान साफ करते हैं वो लेके, तो आपने चूने के पानी को इसके ऊपर फेरना है। तो जहाँ जहाँ भी चूने का पानी लगेगा वहाँ वहाँ पे ये भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि चूना जो है क्षार है और हल्दी सूचक है। तो ये बता देता है जब क्षार और हल्दी मिलता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है। इस तरह से आप पेंटिंग बना सकते हो घर पे। अब आगे है हमारे पास
गुड़हल के पुष्प से हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियाँ लेंगे, उनको इनमें थोड़ा गर्म पानी मिलाएंगे, ठीक है, उसको बारीक पीसकर उसमें गर्म पानी मिलाएंगे और मिश्रण को कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि उसका जो जल है वो रंगीन हो जाए। तो जब जल रंगीन हो जाएगा तो वो एक सूचक का कार्य करेगा और इस सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगाएंगे। अब जो गुड़हल का जो रस हमने बनाया है उसको सूचक के रूप में कैसे करेंगे, तो इसमें गुड़हल का पुष्प जो है, जो अम्लीय विलयन है, कौन से विलयन है, अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन पे ये कैसा प्रभाव डालता है, तो ये अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है। यानी अगर गुड़हल का जो रस हमने तैयार किया है अम्ल में मिलाएंगे तो गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा, और यदि क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो वो हरा हो जाता है। इस तरह से इससे अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो ऊपर जो सारणी दी गई है आपने इन सब के साथ गुड़हल का परीक्षण करना है। जैसे शैम्पू है, शैम्पू कैसा है, अक्षारीय होता है तो इसका रंग हरा हो जाएगा। नींबू का रस इसमें गुलाबी हो जाएगा। सोडा जल हरा रंग हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हरा हो जाएगा। सिरका गुलाबी रंग। शक्कर का विलयन कोई रंग नहीं, और नमक का विलयन भी कोई रंग नहीं देगा। तो इस तरह से आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं गुड़हल के पुष्प से। तो इस चित्र में देखिए, इसमें क्या है, जो गुड़हल है, ये गुड़हल का हमने सूचक तैयार किया है, गुड़हल का रस तैयार किया हुआ है बीच वाली इसमें, जिसके ऊपर सूचक लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको अम्ल में मिलाते हैं तो इसका रंग ऐसा हो जाता है जैसा अम्ल की उसका है, गुलाबी रंग हो जाता है। और जो क्षारक के साथ मिलाते हैं तो उसका रंग इस तरह से हरा रंग हो जाता है। तो इस तरह से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो लिटमस पत्थर कैसा करता है, ये लाल कर देता है। हल्दी का पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, और गुड़हल का पुष्प जो है गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अम्ल इनके ऊपर ये असर दिखाएंगे, और जो क्षार होंगे तो उनके बारे में आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण क्या होता है। तो उदासीनीकरण के लिए हम एक सूचक का उपयोग करेंगे जिसे हम फिनोल्फथलीन कहते हैं। फिनोल्फथलीन की सहायता से हम उदासीनीकरण को समझेंगे। तो इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसका उत्तर हम लिखेंगे, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। यानी किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रम में ऊष्मा भी बनती है, उसके साथ साथ लवण भी बनता है और जल भी का भी निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने ये सारा आंसर लिखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते, जल और लवण बनाएं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है हम इस तरह से लिखेंगे, अम्ल प्लस अक्षारक, यानी अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो वो लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे, और उसके साथ ऊष्मा भी, गर्मी भी निकलती है। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। तो जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक हमने मिलाया इनको, फिर उसके बाद जो बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये लवण होता है, यानी नमक होता है ये सोडियम क्लोराइड NaCl।
और इसके साथ जल बनता है और ऊष्मा भी निकलती है। तो इस तरह से ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देख लेते हैं हम। ये सबसे पहले आता है अपाचन। अपाचन का मतलब है जब हमें कभी कभी भोजन नहीं पचता तो उसे अपाचन कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए, यानी एसिडिटी हो जाती है, हमें हमारे सीने में जलन होती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूध या मैग्नीशियम कोई प्रति अम्ल लेते हैं, यानी एक क्षारक लेंगे जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, यानी जो हमारे सीने में जलन होती है वहाँ पे अम्ल होता है और हम कोई दवाई ले लेते हैं जो क्षारक होती है, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमारा दर्द कम हो जाता है। फिर आता है आपके पास चींटी का डंक होता है, जो जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है वो, और इस डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने, तो जहाँ भी चींटी काटी है वहाँ पे हम मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा उस पर रगड़ सकते हैं, या कैलेमाइन लगा सकते हैं, या जो साबुन होती है कपड़े धोने की या नहाने की साबुन है उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्षार होता है और जो चींटी ने छोड़ा है वो अम्ल है, तो जिसके कारण वो उदासीन हो जाएंगे, जिससे हमारी जलन कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है मृदा उपचार। मृदा उपचार यानी मिट्टी का उपचार कैसे करते हैं। हम मिट्टी में, खेतों में जो है रासायनिक उर्वरक डालते रहते हैं, बहुत अधिक डालते हैं, जिससे मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है। अब मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी या अत्यधिक क्षारीय होगी तो ये पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं होती। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें बिना भुजा हुआ चूना मिला देते हैं हम, या भुजा हुआ चूना मिला देते हैं, जिससे जो मृदा है वो उपचारित हो जाती है। ठीक है, यदि अम्लीय मिट्टी है तो उसमें भुजा हुआ चूना मिला देते हैं, और यदि मिट्टी जो है अक्षारकीय है तो उसमें सदैव जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो जैव पदार्थ, कंपोस्ट खाद है, मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर देती है, जिससे क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। यानी कंपोस्ट खाद मिलाएंगे तो जो अक्षारीय मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर कारखानों से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कारखानों से जो बहुत कचरा निकलता है, तो जो कचरा होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि हम उसे सीधा जलाशयों में, नदियों में बहाएंगे तो उससे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को नदियों, तालाबों में छोड़ने से पहले उनको क्षारीय पदार्थ में मिलाकर उदासीन करते हैं पहले, फिर उनको जलाशयों में छोड़ते हैं, ताकि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर उसका असर ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपने ये पूरा लेसन समझ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को दबाना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके बाद आप ये प्रमुख जो शब्द दिए गए हैं, इन सभी प्रमुख शब्दों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इन प्रमुख शब्दों के उत्तर आपने लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।